हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, मैं हूं चंदर दुरेजा और आपके साथ आपके सीएस प्रोफेशनल के FTFM यानी कि फाइनेंशियल ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट पेपर में आपकी मदद करूंगा। बच्चों, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और वो सवाल बहुत सारे होते हैं इस तरह के, वो डेफिनेटली बच्चा चाहता है उन सभी के सभी सवालों के जवाब उसको मिल जाए तो उसके बाद अपने कोर्स को वो आगे प्रोसीड करें। मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल सके। राइट, जैसे कि आपके मन में होगा कि सर आप जो इस वीडियो को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपका पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा, क्या हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा, या फिर आपके माइंड में हो सकता है कि सर हमारे कोर्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर्स हैं उनको आप कहाँ कहाँ से पढ़ाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल सर पेपर में कौन कौन सा चैप्टर आएगा। तो डेफिनेटली आपके मन में ये भी हो सकता है कि लास्ट डिफरेंट एग्जाम्स में आपके जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं, और नो डाउट उस बेसिस पर फ्यूचर में क्या आने की उम्मीद है। राइट, तो मुझे बहुत सारे सवाल, इन सभी के सभी सवालों का जवाब आपके इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। चंदर दुरेजा है नाम मेरा, और लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों, प्रोफेशनल प्रोग्राम, राइट, जो कि आप जिसमें हमारा सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, जिसको प्यार से हम लोग FTFM बोलते हैं। राइट, FTFM में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है स्टडी मटेरियल। राइट, अगर मैं स्टडी मटेरियल को उठाऊं तो ये मेरे पास स्टडी मटेरियल का PDF है। राइट, और इस स्टडी मटेरियल की PDF को उठाऊं तो आपके कोर्स के कंटेंट मेरे पास आपके पास सामने आ जाएंगे। इसमें है नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, डेरिवेटिव्स, ट्रेजरी मैनेजमेंट, फॉरेक्स मैनेजमेंट एंड अदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। राइट, ये बच्चों मैंने स्टडी मटेरियल से लिया है, जो मैं मानता हूँ कि आपके कोर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्टडी मटेरियल से ही पूछा जाता है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ बेसिकली प्रैक्टिस मैनुअल। राइट, अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल को देखेंगे तो प्रैक्टिस मैनुअल में भी बहुत सारे आपके कोर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो जिनको मेरे अकॉर्डिंग बच्चे को ज़रूर प्रिपेयर करके जाना चाहिए। मॉड्यूल 2 पेपर 5, और इसमें आपके पास जो चैप्टर्स दिए हुए हैं फिर से वो सीक्वेंस दिए हुए हैं: नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो एंड डेरिवेटिव, और ट्रेजरी मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। बच्चों, ये सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। राइट, इसमें कोई शक नहीं है, पर नो डाउट सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आप सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सर इन सभी के सभी चैप्टर्स में से हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या आता है। तो बच्चों, हमने क्या किया है, हमने पास्ट 5 एग्ज़ाम्स का पेपर उठाया और सभी के सभी चैप्टर्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, जो कि अब आपके सामने होगा। राइट, सो पास्ट 5 एग्ज़ाम्स को अगर मैं एक साथ क्लब करके आपको दूं तो पहला चैप्टर नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि थ्योरी का पोर्शन है, ये पास्ट 5 एग्ज़ाम में 13 मार्क्स, 0 मार्क्स, 14 मार्क्स, 8 मार्क्स, 5 मार्क्स का आया हुआ है। यानी कि इसकी जो एवरेज बन जाती है वो है 8 मार्क्स। एवरेज 8 मार्क्स का ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। अच्छा, उसके बाद है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग मेरे अकॉर्डिंग आपके कोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कोई पेपर, ऑलमोस्ट कोई पेपर कैपिटल बजटिंग के बिना नहीं बनता। राइट, एवरेज 16 मार्क्स का है और आप देख रहे हैं 16, 9, 24, 8, 23 मार्क्स का पेपर में आ चुका है। कैपिटल स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा थ्योरी है। राइट, और उसके अलावा प्रोजेक्ट प्लानिंग ऑलमोस्ट हर बार आ रहा है। डिविडेंड ठीक है पेपर में आ रहा है, बट इस बार तो जून 16 के एग्ज़ाम में तो 13 मार्क्स का आ गया। ओके, इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो अगले चैप्टर्स कौन कौन से हैं। वर्किंग कैपिटल, तो पिछले 5 अटैम्प्ट को देखिएगा, 21, 8, 8, 30, 33, 21 मार्क्स, एवरेज 16.6 मार्क्स। 12, 16, 4, 8 ये है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। राइट, और जो कि एवरेज कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स। डेरिवेटिव बच्चा को लगता है कि मुश्किल है, पर ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, 12.2 मार्क्स का एवरेज है, लास्ट टाइम में काफ़ी मार्क्स का आ गया है। ट्रेजरी मैनेजमेंट
जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, 9.2 मार्क्स की एवरेज है। एंड फॉरेक्स यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग 9 मार्क्स, राइट। तो जो ये मैंने आपको बताया कि जितने भी चैप्टर्स आपके पास आपके कोर्स में हैं उनका एवरेज मार्क्स क्या है, राइट। इसके बाद मन में आता है कि सर ये जितने चैप्टर्स हैं ये हैं क्या, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए इंट्रोडक्शन क्लास में। बिल्कुल सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो, कोई भी फर्म हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इनफैक्ट छोटी से छोटी शॉप भी हो, दुकान भी हो, दुकान भी छोड़ो, आपके घर में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। पापा पैसे लेके आते हैं, मम्मी को दे देते हैं, और मम्मी जो है उन पैसों को डिफरेंट पर्सेस में डाल के रख देती है। ये पैसे जो है स्कूल की फ़ीस के हो गए, ये पैसे जो है घर के राशन के लिए हो गए, ये पैसे जो है रिजर्व के लिए रख दिया गया, राइट। तो मम्मी ने क्या किया कि जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको छोटे छोटे पर्सेस में डालकर ये डिसाइड कर लिया कि ये पैसे इन्हीं पर्पसेस के लिए सॉल्व होंगे, पर्पसेस के लिए यूज़ होंगे, इसके अलावा यूज़ नहीं होंगे। तो जो मम्मी क्या कर रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंड्स को मैनेजमेंट करना ही, फंड की मैनेजमेंट करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, राइट। अब ये छोटे से दुकान की बात करें, किसी भी के पास रिसोर्सेस, किसी भी पर्सन, किसी भी शॉप, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेस हमेशा हमेशा लिमिटेड होते हैं, राइट। बट सर इनके जो यूजेस हैं वो हमेशा हमेशा अनलिमिटेड होते हैं, राइट। तो वो जो रिसोर्सेज को हम किस वे में, किस तरह से पैसा जो हमारे पास अवेलेबल है उसको कहाँ पर यूटिलाइज करें जिससे कि हमारा बेनिफिट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, राइट। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा सर कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले कंपनी फॉर्म कैसे होगी, पैसा चाहिए, पैसे के बिना तो कंपनी फॉर्म हो ही नहीं सकती। तो वो जो कंपनी को पैसा लेने के बहुत सारे प्लेसेस हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, रिटेन अर्निंग एंड वेंचर कैपिटल फंड्स, राइट। सो कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से कि कंपनी पैसा रेज कर सकती है। सबसे पहले हमारी किसी भी कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो फंड्स हमारी कंपनी को रिक्वायर्ड हैं, सपोज करो कंपनी को 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो कंपनी हैज़ टू डिसाइड कि किस सोर्स से फंड्स रेज कर रहे, राइट। तो बच्चों ये कहाँ पर डिसाइडेड होगा, यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसके बाद ये पैसा आगे इन्वेस्ट होगा, राइट। अब जो ये पैसा आगे इन्वेस्ट होगा ये दो पर्पसेस के लिए हो सकता है, नंबर 1 लॉन्ग टर्म और नंबर 2 शॉर्ट टर्म, राइट। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो हम यहाँ पर आपके साथ बात करते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स। किस बारे में बात कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मुकेश अंबानी जी ने जियो लॉन्च किया, राइट। आप सर ये जियो लॉन्च किया जो कि आज यानी कि 2016 के अंदर आप सबके पास, आपके साथ आप सोच रहे हैं जियो का सिम परचेज करें या ना करें, मतलब फ्री में मिल रहा है, मतलब फ्री में लें या ना लें। बट सर आप सोचिए मुकेश अंबानी जी ने ये 2016 में लॉन्चिंग तो की, बट इसकी प्लानिंग आज नहीं की, 2016 में नहीं की, ये प्लानिंग की उन्होंने 6 साल पहले 2010 में। अब 2010 में ही उन्होंने ये सोच लिया कि डैट हमें टेलीकॉम बिजनेस में जाना है और डेटा का बिजनेस करना है, राइट। अब थिंग इज कि क्या उन्होंने जो पैसा लगाया, ऐसा कहा जा रहा है कि जियो के अंदर अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है, और इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं इट इज़ अराउंड 2 लाख करोड़। तो 2 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मुकेश अंबानी जी ने 2010 में ही करने का सोच लिया, जिसका रिजल्ट आज है कि जियो आपके हाथ में फ्री में सिम बांट रहा है, राइट। तो मुकेश अंबानी जी ने ये जो पैसा इन्वेस्ट किया ये शॉर्ट टर्म के लिए किया या लॉन्ग टर्म के लिए, यस लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो ये लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग में, कैपिटल बजटिंग, राइट। जो कि मैंने कहा आपके कोर्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत आता है। जैसे कि अब हम देख रहे थे कि कैपेबिलिटी आपके एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का है, राइट। सो ये डिसाइड करना कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, दैट विल बी डिसाइडेड अंडर द कैपिटल बजटिंग। इसके अलावा मनी फंड्स ऐसा हो सकता है कि हम शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए इसके लिए इन्वेस्ट करें, लाइक बैंक बैलेंस में बैंक में रखें,
या किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करें या डिवेंचर्स परचेज कर लें किसी कंपनी के, या फिर हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में रखें, तो ये भी डिसाइड करना हो सकता है। दैट इज कवर्ड अंडर द आवर चैप्टर दैट इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म पैसा कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ये फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब सर इसके अलावा भी थोड़ी देर पहले मैं आपको कहा था कि अगर कंपनी को 500 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है और कंपनी को डिसाइड करना है कि इक्विटी से रेस करे पैसा, प्रेफरेंस से रेस करे, डिवेंचर से रेस करे, या फिर रिटेन अर्निंग से रेस करे, वेंचर कैपिटल फंड से रेस करे, कहाँ से करे, तो दैट विल बी डिसाइडेड अंडर द चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। मीन्स आप समझिए एवरीथिंग इज टॉक अबाउट द फंड्स, पैसा, राइट। तो नो डाउट हर पर्सन के अंदर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट छुपा होता है। आपके पापा ने आपको पॉकेट मनी दी, चाहे कितनी भी दी हो, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस पैसे को मुझे इतना बचाना है, इतना मूवी के लिए खर्च करना है, इतना मुझे बुक्स परचेज करनी है, इतना फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए मुझे खर्च करना है, इतना ट्रांसपोर्ट के लिए। तो आप पहले से ही पैसों को यूटिलाइज करने के प्लेसेस डिसाइड कर लेते हैं, सो डैट आपको पैसों की कमी ना हो और इन्हीं पैसों से आप जो है आगे वर्क कर सकें। इन सब के बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे अंडर द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है बच्चों। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन में बस मुझे आपको ये बताना है कि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बिल्कुल भरा हुआ है। कंपनीज में क्या हो रहा है आजकल क्या चल रहा है, और इसके अलावा मार्केट में शेयर मार्केट कैसे चल रही है, डेरिवेटिव मार्केट कैसे वर्क करती है, फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, पैसा दूसरी कंट्री में जब ले जाया जाएगा या लेके आया जाएगा तो उसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी, क्या हम आज ही 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम क्या कॉन्ट्रैक्ट बुक करवा सकते हैं, यस करवा सकते हैं, तो कैसे करवा सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग पैसों के बारे में, फंड्स के बारे में मैनेज करना हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे, राइट, ओके। इसके अलावा बच्चों के बहुत छोटे छोटे सवाल मतलब क्वेश्चंस होते हैं कि सर जो आप पढ़ाएंगे इन सभी के सभी चैप्टर्स को जो कि आपने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो कैसे फॉर्म पढ़ाएंगे। तो बच्चों नो डाउट हम लोग आपको एक बुक प्रोवाइड करते हैं, उस बुक के अंदर आपका स्टडी मटेरियल, आपके प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं, और इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं और अपनी क्लासेस में उनको डिस्कस करते हैं, राइट। देखो इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी क्लास करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को फॉलो करना मस्ट है, ज़रूरी है, क्योंकि सर हम आपको जो भी पढ़ाएंगे उसके लिए आपको एक आगे जाकर रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट तभी आएगा जब हमारी इन रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है कि सर रेगुलरिटी इज मस्ट। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बताया हुआ कि एफएम जो है मुश्किल होता है, तो आप पहले बता दो एफएम मुश्किल है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं सर, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि एफटीएफएम आपको आसान नहीं लगेगा, आसान नहीं लगेगा, आपको बहुत आसान लगेगा, आसान नहीं बहुत आसान, प्रोवाइडेड आप हमारे इन रूल्स को फॉलो करें। पहला रूल है रेगुलरिटी, आप हमारी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर अटेंड करें, राइट। चाहे आप ऑनलाइन में हैं, चाहे वीडियो देख रहे हैं, चाहे हमारे फेस टू फेस में हैं, अगर क्लासेस को रेगुलर बेसिस पर नहीं करते, लाइक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, अगर आप ऐसा करते हैं क्लास 1 अटेंड करते हैं, क्लास 2 नहीं करते, 3 पे आ जाते हैं, तो डेफिनेटली डिस्टर्बेंस आएगी। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो कि आपके सब्जेक्ट को डिफ़िकल्ट बना देगा। तो जो सबसे पहला काम है रेगुलरिटी को फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 बच्चों देखो, दूसरा काम जो कि बचपन से आपके साथ आया है दैट इज़ होमवर्क, राइट। हर क्लासेस की जगह पर की तरह से यहाँ पर भी होमवर्क मिलता है, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे वीडियो क्लास हो, होमवर्क को करना मस्ट है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को कम से कम होमवर्क दूँ, क्योंकि उनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पर सर जितना होमवर्क दिया जाता है उतना होमवर्क करना ज़रूरी है, राइट। देखो अगर आपने कार चलानी सीखनी है और मैं आपको कार चलाना ऐसे सिखा दूं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखवा दूं और आप इसको लिख भी लें और याद भी कर लें, राइट। पहले कार में बैठो, स्टार्ट करो, क्लच पे पैर रखो, धीरे धीरे रेस दो, फिर गाड़ी, तो आपके स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 अगर लर्न भी कर लो तो आपको कार चलाना नहीं आएगा।
कार चलाना आपको तब आएगा जब आप कार में एक्चुअली बैठें। तो जितना मर्जी मैं आपके इस सब्जेक्ट को आसान से आसान बनाने की कोशिश करूं, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक कि आप खुद नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा मैथ में डर लगता है। सर कोई डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। आपको मैथ्स में क्यों डर लग रहा है? या तो मल्टीप्लाई में दिक्कत है, डिवाइड में दिक्कत है, प्लस में दिक्कत है, या मल्टीप्लाई में या माइनस में दिक्कत है। मैथ्स में तो इतना ही होता है। और सर इन सब के लिए तो हमारे पास कैलकुलेटर है और लॉजिक्स जो हैं डाफने हम आपको बताएंगे कि क्या लॉजिक्स लगा के आपको जो है आगे वर्किंग करनी है। तो डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है बच्चों, आसान नहीं, बहुत आसान। प्रोवाइडेड आप हमारे स्टेप्स फॉलो करें, होमवर्क करें, नहीं होगा वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। पर सर आप होमवर्क नहीं करेंगे देन यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओके, तो बच्चों ये हमारा दूसरा रूल है, रूल ऑफ द क्लास, रूल्स ऑफ क्लास, कि आपको होमवर्क जरूर करना है, राइट। एक तीसरा रूल है कि सर आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, और बुक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में नहीं बल्कि हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ से नहीं चलेगा काम। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है और आप लैपटॉप में हमारी क्लास देख रहे हैं और एक तरफ आपने पीडीएफ खोला हुआ है, एक तरफ वीडियो खोला हुआ है, तो नहीं चलेगा काम। आपके पास हार्ड कॉपी ऑफ द बुक होनी चाहिए, चाहे हार्ड कॉपी आप हमसे परचेज करके लें या फिर आप खुद पीडीएफ को जीरोक्स करवा के करवाएं, जैसा भी आपकी स्कीम में है, जैसा भी आपने लिया हुआ है, बट यू मस्ट हैव द बुक इन द हार्ड कॉपी। पेपर होना चाहिए, राइट। लूज नोट्स विल नॉट मैटर, स्पायरल हो विल नॉट मैटर, बट आपके पास हार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप लिखेंगे, उसमें आप मार्क करेंगे। जब आप मार्क करेंगे तो ही आपको आगे बेनिफिट होगा, राइट। और मैं बच्चों को पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि जैसे जैसे पढ़ते जाओ वैसे वैसे समरी बनाते जाओ, और समरी हमें सेंड करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें मालूम चलेगा कि हमारे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप समरी नहीं बना पा रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपको समरी सेंड करेंगे। पर हम लोग डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप सबसे पहले समरी बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो रिवीजन होगी वो इसी समरी से होगी। आपके 12 चैप्टर्स जो आपने अभी देखे हैं आपके एग्जाम में हैं, ये 12 चैप्टर्स एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करना इज नॉट सो डिफिकल्ट, इट्स नॉट सो इजी। हाँ, डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपके पास समरी होगी, राइट। तो तीसरा रूल है समरी का, समरी बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल बनाएं। अगर आप समरी नहीं बना पा रहे हैं तो हमें कांटेक्ट करें, मेल करें, व्हाट्सएप करें, हम आपको समरी सेंड करेंगे, राइट। पर पहले आपको बनानी है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे रूल हैं ऑफ द क्लास। इन रूल्स को फॉलो करें तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, राइट। इसके बाद बच्चों के मन में आता है कि सर आपके बैचेस का क्या शेड्यूल है, कैसे आपके बैचेस होते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो बैचेस हैं वो दो तरह के हैं। नंबर 1 रेगुलर बैच एंड फास्ट ट्रैक बैच, राइट। रेगुलर बैच में हम लोग टोटल मान के चलते हैं कि 125 to 130 आवर्स लगते हैं, राइट। और फास्ट ट्रैक बैच में हम मान के चलते हैं कि 60 to 70 आवर्स में हम लोग फास्ट ट्रैक में कंप्लीट करवा देते हैं। पर मन में सवाल आता है सर फास्ट ट्रैक क्या है और ये रेगुलर क्या है, राइट। तो डेफिनेटली हमने इन दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है। सबसे पहले कवरेज से, राइट। ये जो कवरेज है रेगुलर बैच का दैट इज़ 100% कम्प्लीटली, राइट। हाँ, फास्ट ट्रैक में जो कवरेज है कुछ ऐसा हिस्सा जो एग्जाम से दूर, मतलब बहुत 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 रेयर चांस है। इनफैक्ट अगर आप 90% कवर कर लेंगे तो आई गारंटेड यू कि 100% आपका एग्जाम अटेम्प्ट हो जाएगा, राइट। तो हम ये मान के चलते हैं कि 90% कवरेज इज इन द फास्ट ट्रैक, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे बोलते हैं कि अच्छा रेगुलर बैच में 130 घंटे और फास्ट ट्रैक में 70 घंटे, इसका मतलब है कि आप फास्ट पढ़ाओगे। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर हम फास्ट पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं है, राइट। तो हम लोग डेफिनेटली उसी स्पीड से पढ़ाएंगे जिस स्पीड में रेगुलर बैच में पढ़ाते हैं। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो फास्ट हो जाता है। लाइक आपको अगर रेगुलर बैच में कुछ नोटिंग का टाइम दे रहे हैं तो वहाँ पर नहीं देंगे। रेगुलर बैच में अगर 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे, 12 क्वेश्चन करवाएंगे, 14 क्वेश्चन करवाएंगे। डिपेंड करता है कि उस टॉपिक में नीड कितनी है, एग्जाम ओरिएंटेड। मतलब फास्ट ट्रैक बैच में हम लोग कंटेंट ओरिएंटेड हैं, बट सर फास्ट ट्रैक बैच में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, राइट। सो ये फास्ट ट्रैक होगा। तो स्पीड आप ये मान के चलिए दोनों ही बैचेस में नॉर्मल होगी, कहीं पर भी स्पीड ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको भगा के करवा रहा हूँ। नो, एवरी बैच इज
हैव अ सेम स्पीड। कंटेंट, सर कंटेंट में स्टडी मटेरियल कवर होगा, प्रैक्टिस मैनुअल कवर होगा और इसके अलावा हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर होंगे। ये वो बता रहा हूँ जो कि हम आपको क्लास में करवाएंगे, राइट, होमवर्क भी देंगे। और बच्चों फास्ट ट्रैक के अंदर हमारा मेन पर्पस होता है स्टडी मटेरियल जो कि इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है वो कवर करवा देने का और प्रैक्टिस मैनुअल करवा देने का, राइट। और प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मैनुअल के अगर आप ये कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों पास होना कोई मुश्किल है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, राइट। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग करवाते हैं यहाँ पर, बट सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ लिमिटेड होते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, मीन्स हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसके लिए अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाना कंपलसरी है तो ज़रूर करवाते हैं, पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ पर आपका स्कैनर, आपका स्टडी मटेरियल, आपका प्रैक्टिस मैनुअल कवर करवाया जाए, राइट। तो अगर आप कहेंगे सर ये अच्छा रेगुलर बैच किसके लिए, नो डाउट रेगुलर बैच सबके लिए, सबके लिए है बच्चों, नो डाउट एवरीबडी इज नीड ऑफ द रेगुलर बैच। फास्ट ट्रैक किसके लिए है, तो जो फास्ट ट्रैक मैं चाहूँगा कि उनके लिए है जिनके पास लेस टाइम है, पढ़ने का समय कम है और टाइम तो कम है, पर वो बच्चे भी एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं कि बस वो एग्ज़ाम को निकाल दें, ख़त्म करें, राइट। तो उनके लिए हमारा फास्ट ट्रैक बैच डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। हाउ वन कैन अटेंड, बच्चों दोनों ही बैचेस हमारे फेस टू फेस में अवेलेबल होंगे, राइट। फास्ट ट्रैक बैच सैटरडे संडे वाले बैच में अवेलेबल होगा, राइट। और यहाँ पर हमारे पास वीक एंड सैटरडे संडे का दोनों का ऑप्शन रहेगा, राइट। और अब आप कहेंगे सर फेस टू फेस में वीक डे सैटरडे संडे तो ऑनलाइन में नहीं, सर रेगुलर बैच भी आप ऑनलाइन यानी कि वीडियोस के थ्रू ले सकते हैं और यहाँ पर भी आप ऑनलाइन एंड वीडियो के थ्रू ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके नीड क्या है, आप क्या चाहते हो। अगर एग्ज़ाम पास में है, आपके पास पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली आप फास्ट ट्रैक लेकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास सफिशेंट टाइम है, आपका टाइम 6 महीने बाद है, 8 महीने बाद है, तो रेगुलर बैच लेकर प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। और रेगुलर के डेज कौन से होंगे, फास्ट ट्रैक के डेज कौन से होंगे बच्चों, अगर आप फेस टू फेस में आ रहे हैं तो इसके लिए हमारे टाइमिंग्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, राइट, या फ़ोन नंबर जो कि वीडियो पे शो होता है उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। एंड फास्ट ट्रैक अगर आप रेगुलर अगर आप ऑनलाइन यानी कि वीडियो से ले रहे हैं तो यहाँ पर तो आप कभी भी देख सकते हैं, एनी टाइम, कोई भी टाइम बच्चों आपका जो है वो ऑनलाइन में तो कोई भी समय, जो भी आपका फेवरेट टाइम है, रात का, सुबह का, दोपहर का, जो भी आपके एग्ज़ाम, जो भी आपको अपनी लाइफ से बचा हुआ टाइम है या आप जो मैनेज कर सकते हैं, दैट इज़ आपके लिए, ये हमारी क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हों, राइट। ऑनलाइन क्लासेस में भी हम लोग सब कुछ वही प्रोवाइड करते हैं जो फेस टू फेस में करते हैं, राइट। बट फेस टू फेस में आप हमारे साथ फेस टू फेस बैठे हुए हैं, आप बात कर सकते हैं, राइट। और यकीन मानिए आप कहेंगे सर डाउट्स, हाँ जी, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का होता है कि सर अगर हमारे डाउट्स आएंगे तो क्या होगा, क्यों भाई, आपका सवाल है या नहीं, बिल्कुल है। तो जो डाउट्स को मैं बता दूं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको जो पढ़ाएं उसमें आपके डाउट्स ही ना आए, पर आप कहते हो नहीं सर फिर भी डाउट्स आए तो क्या होगा। तो बच्चों अगर आपके डाउट्स आते हैं तो मैं कहूँगा कि आप एक रजिस्टर पर उसके लिख लें, राइट। अगर आप उसे लिख लेंगे, राइट कर देंगे, राइट, और वेट करें कब तक, अगली क्लास तक। यकीन मानिए 90% डाउट्स ऐसे होंगे जो कि आपने लिखे होंगे और मैं आपको क्लास में अगली बारी में आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, या हो सकता है कि अगली क्लास में उस वाले डाउट को कंसिडर करके ख़त्म करवा दूँ, राइट। अगर आपने लिखा है और आप कहोगे नहीं सर बाय चांस आपने नहीं कंसिडर किया तो डेफिनेटली तो आप हमें व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9811981369। व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अगर आप मेल करेंगे तो इट कैन बी ऑन cdclasses
और बच्चों यकीन मानिए सभी बच्चों को हम लोग रिप्लाई करते हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज इम्पॉर्टेंट टू अस। तो जो हर बच्चों को रिप्लाई आएगा, राइट। आप एक बार व्हाट्सअप करके देखिए, आप एक मेल करके देखिए, तो डेफिनेटली आपको इसका रिप्लाई मिलेगा, राइट। सो मैंने आपको डाउट्स बता दिया, राइट, और मैंने आपको बता दिया। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सर आपका जो अटेम्प्ट होता है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट। कोई भी बच्चा अपना अटेम्प्ट ना छोड़े, इसी रीज़न से हमने फास्ट ट्रैक भी फॉर्म किया है। अटेम्प्ट इसलिए ज़रूर होता है कि सर अटेम्प्ट ना देना, देखो अगर आपने दे दिया अटेम्प्ट और आप पास हो गए तो सोचो आपके 6 महीने बीत जाएंगे, और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं दिया तो सोचो 6 महीने 6 मंथ्स आपके ख़त्म हो जाते हैं। और वो तो 6 मंथ समझो, आपको लग नहीं रहा कि ये कोई बड़ी बात है। बच्चों 1 महीने की सैलरी आप कितनी मान के चलते हो? मैं मान के चलता हूँ कि आपकी 50,000 रुपये की तो 1 महीने की सैलरी है ही। तो अगर आप 1 महीने के 50,000 मान के चल रहे हो तो आपका एक अटेम्प्ट छोड़ने का 3 लाख रुपए का नुकसान है, 3 लाख रुपीज़ लॉस। आई एम ए फाइनेंशियल मैनेजर, तो डेफिनेटली आपको फाइनेंस के एंगल से सोचना चाहिए। तो आपको अटेम्प्ट किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, अटेम्प्ट तो देना ही देना है। आपका बहुत बड़ा नुकसान है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नुकसान हैं अगर आप अटेम्प्ट नहीं देते हैं तो। घर वालों को टेंशन होनी शुरू हो जाती है, राइट। गले मोहल्ले आसपास के लोग ज़्यादा परेशान करने पूछने लग जाते हैं कि भाई क्या हुआ, कितने साल और लगेंगे, पेपर कब ख़त्म होगा, राइट। पेपर देना ही समझदारी है, क्योंकि जो भी स्टडी आप करेंगे वो स्टडी आपकी कभी भी बेकार नहीं होगी। जितने भी आप चीज़ें कंटेंट पढ़ते हैं कभी वेस्ट नहीं जाएगा, राइट। सो हर बच्चे के लिए हमने एक बैच बनाया है, तो डेफिनेटली आप अटेंड करें और पास हों। कोई भी डाउट, कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो डिस्कस करें। मैं चंदा दुर्जा आपकी FTFM पेपर के लिए पूरी तरह से मदद करूँगा, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट।